हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल हैं आप सभी के। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर सेकंड गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और यार आज इसका पार्ट नंबर है 9। आज की वीडियो में मुझे मेरा फेस नहीं देख रहे हो, आप देख पा रहे हो क्योंकि आज थोड़ा सा बिजी था मैं, तो इस कारण कैमरा ऑन नहीं कर पाया। देखो कैमरा ऑन का बिजी से क्या संबंध है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हो पाया आज, डायरेक्ट था तो तभी मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो बिना कैमरे के पढ़ लो, पहले भी पढ़ते ही थे। ठीक है। तो आज की वीडियो में अपने जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। देखो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल शेल के कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी। तो आज का अपना टॉपिक है सॉलिड स्फीयर के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। तो करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि जो आज का टॉपिक है ना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसमें अपने एक क्वेश्चन का आंसर पहले ढूंढेंगे। क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, जो क्वेश्चन अब तक आपके मन में बार बार आ रहा था। ठीक है, अभी तक मैंने आपको रोक रखा था, मैंने कहा था कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये अपने आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज अपने उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास देखो दो दिए हुए हैं यहाँ पे, और दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। कि वाई इनसाइड द कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ज़ीरो होती है। या इस क्वेश्चन को अपने ऐसे पढ़ सकते हैं कि वाई चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स नॉट इनसाइड द कंडक्टर्स। तो ये वाला जो टॉपिक है ये अपने, जब मैं आपको कंडक्टिंग शीट करवा रहा था तो तब भी मैंने कहा था कि जब भी अपने जैसे कंडक्टिंग शीट को चार्ज दें तो जिस सरफेस को आप चार्ज देते हो, चार्ज ओनली उसी सरफेस पे रहता है, ना ही तो कंडक्टर के अंदर जाता है चार्ज और ना ही उसकी दूसरी सरफेस पर जाता है। जहाँ पर आप चार्ज देते हो वहीं पर चार्ज प्रेजेंट रहता है। मतलब कि कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता है, ओनली सरफेस पे रहेगा। तो अब अपने बात स्फीयर की कर रहे हैं जब, तो अपने पास स्फीयर कैसा है, अब स्फीयर अपने पास सॉलिड है एक तो। ठीक है, अभी जैसे मान लो मेटल का स्फीयर ले लिया कोई भी आपने, तो मेटल एक तरह कंडक्टर ही है। जैसे कॉपर का स्फीयर मान लो आप, तो उसमें क्या है, सॉलिड स्फीयर है, बिल्कुल भरा हुआ अंदर से। तो जब अपने इसको चार्ज देंगे, मान लो आप बाहर से क्यू चार्ज इसको गिवन हो, तो ये सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, बाद में इस चीज़ की डिस्कवरी हुई कि सरफेस पे क्यों आता है जो चार्ज होता है। तो इसके क्या है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग अपने विचार दिए। देखो तीन चार जो मेन विचार हैं वो चलते हैं, उनको बिल्कुल सही माना गया है। फिक्स इसका रीज़न नहीं है, तीन चार रीज़न मिला के हैं और हर एक रीज़न अपनी जगह सही है बिल्कुल। अपनी जो बुक है आपकी राजस्थान बोर्ड की, इसमें दो रीज़न दिए हुए हैं मेन। ठीक है, दो रीज़न आपको मैं करवाऊंगा। पहला रीज़न अपने को बताएगा कि जो कंडक्टर के अंदर है चार्ज प्रेजेंट क्यों नहीं होता, और दूसरा रीज़न अपने को बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो क्यों होता है। लेकिन क्वेश्चन दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चार्ज ज़ीरो होता है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो होती है, वहाँ पे ई ऑटोमेटिक से क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो क्वेश्चन दोनों तरीके से ही आ सकता है आपको पेपर में। अभी तक दो बार शायद मेरे को लगता है ये क्वेश्चन आ चुका है अभी तक राजस्थान बोर्ड के पेपर में, कि वाई चार्ज इज प्रेजेंट ओनली ऑन सरफेस ऑफ द कंडक्टर्स नॉट इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड क्यों नहीं जाता चार्ज। तो देखो करते हैं स्टार्ट, अपने फर्स्ट रीजन पढ़ते हैं इसका। तो आपको पहले रीजन पढ़ने से पहले ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर होते हैं जो, उनके बिटवीन डिफरेंस क्या होता है, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर अपने कह देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है उसमें, ईजीली फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी या फिर आप बोल दो करंट जो होता है, ठीक है, आई क्या होता है, करंट होता है, वो क्या होता है उनमें ईजीली फ्लो होता है। करंट अब होता क्या है, करंट अपने कह देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उसमें, ईजीली फ्लो होते हैं। अब ईजीली फ्लो होने का रीज़न क्या है, क्योंकि कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पहले आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन डिफरेंस समझाऊंगा मैं, इंसुलेटर का मतलब नॉन कंडक्टर से है यहाँ पे, तो पहले वो समझेंगे फिर आपको रीज़न पता लगेगा। तो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपके दिमाग में बहुत सारों के वहम होता है, एक पता है क्या होता है भी, आपको ऐसे लगता है भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है भी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे फ्रीली इसमें क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कंडक्टर्स में।
ठीक है, फ्रीली मूव करते रहते हैं, तभी इनको क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। देखो, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं, पहले आप देखो भी, कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनका जो आउटर मोस्ट सेल होती है भी, ये क्या होता है, जैसे न्यूक्लियस है तो इसका क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगी, सेल्स होंगी अलग अलग। आउटर मोस्ट जो शेल होंगी ना अलग अलग, ठीक है, जैसे 1s 2s 3s ऐसे करके होते हैं। तो जो बिल्कुल आउटर मोस्ट वाली होगी उसमें क्या होगा, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि इन पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। मतलब कि अगर आप इस जो शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ी सी एनर्जी दे दो तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता भी जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हर टाइम फ्री स्टेट में रहते हैं। मतलब आप ऐसे कह दो भी वो किसी भी शेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आउटर मोस्ट शेल में ये प्रेजेंट होते हैं, बस फ़र्क इतना होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कि इनको जब आप क्या करवाना होता है, जब इनको उस शेल से या ऑर्बिट से बाहर निकालना होता है तो इनको बहुत ही ज़्यादा कम एनर्जी देनी पड़ती है, बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी पर ये क्या आ जाते हैं, उससे बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके क्या होता है कि इनका फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, यानी ईजिली फ्लो हो जाते हैं, और उस फ्लो के कारण क्या होता है, जो करंट होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो कंडक्टर पता लग गया आपको। फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कभी भी अपने दिमाग में ऐसे मत समझना कि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकेंगे इधर उधर। हाँ, फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन कब करते हैं, जब आप उनको एनर्जी दे के ऑर्बिट से बाहर निकालोगे। नॉर्मल स्टेट में वो ऑर्बिट के अंदर ही रहेंगे, उस ऑर्बिट के अंदर ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ठीक है, समझ आ गया फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो अब अपने समझते हैं रीजन इसका। तो देखो क्या है कि व्हेन वी गिव सम एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चार्ज टू ए कंडक्टर देन इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस बट नॉट गोज इनसाइड द कंडक्टर। आप कहोगे भी सर ये तो वो वाली लाइन ही है, ऊपर वाली लाइन ही आ गई है। तो अब इसका रीज़न क्या है, अब देखो जो इसका रीज़न मैं आपको समझाऊंगा ना वो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होगा। मतलब जब आप किसी कंडक्टर को क्या दोगे, नेगेटिव चार्ज दोगे। देखो जनरली अपने पॉजिटिव चार्ज देते हैं किसी भी स्फीयर को, या फिर कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दिया हो उसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण डायरेक्शन क्या होती है, दिखानी आसान रहती है। लेकिन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो अपने नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा भी, पॉजिटिव चार्ज भी क्या रहेगा, सरफेस भी रहेगा, लेकिन नेगेटिव की हेल्प से आप इसको आसान तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो कोई भी स्फीयर है, मान लो आपका ये स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर के अंदर आपको पता है कि क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब जिन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिए हैं इसमें, इनको थोड़ी सी एनर्जी दोगे ये बाहर आ जाएंगे। अब अगर आप क्या करते हो, ये तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है अलग अलग ऑर्बिट में, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब आप बाहर से इसको चार्ज दो, ये वाला जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसको बाहर से चार्ज कैसा दो, नेगेटिव दो, इलेक्ट्रॉन दोगे, ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा मान लो यहाँ पे। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज करके आपको बता देता हूँ, तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपके कि देखो क्या होगा। अरे गायब ही हो गया ये तो, एक मिनट अपने बनाते हैं भाई। देखो आपके पास क्या है कि एक स्फीयर है ऐसे, ठीक है, स्फीयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोल देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। समझ में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन आगे। अब बाहर से आप इसको आउटसाइड से क्या दे रहे हो, चार्ज दे रहे हो एक्स्ट्रा। ये चार्ज कौन सा है जो आप स्फीयर को देते हो, लेकिन ये चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है पहले से ही, क्योंकि ये क्या है, एक कंडक्टर है। क्या है, ये एक कंडक्टर है, और कंडक्टर में पहले ही लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बाहर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देंगे, क्योंकि अंदर क्यों नहीं आने देंगे, क्योंकि अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, अंदर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन आपने तो ठान ही रखी है अभी ये चार्ज इसको देना ही देना है,
इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेजना ही भेजना है। तो जब धक्का मार के इस इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन एक बार तो चला जाएगा अंदर, लेकिन फिर रिपल्शन के कारण ये क्या आ जाएगा, इस सरफेस पे आ जाएगा। अब देखो छोड़ के बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि इतनी तो ताकत नहीं होती है जो ये कूलम्ब रिपल्शन फोर्स होता है भी इसको बाहर ही भेज दे कंडक्टर से, इतनी ताकत खुद में नहीं होती है। लेकिन हाँ इतना जरूर होता है कि उस रिपल्शन के कारण ये क्या होगा, इस जो स्फीयर है इसके सेंटर से मैक्सिमम डिस्टेंस तक जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस स्फीयर के सेंटर से क्या होती है, सरफेस वाला पॉइंट होता है, सरफेस वाला पॉइंट होता है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तक, जहाँ जितनी दूर तक जा सकता हो उतनी दूर तक ये वाला जो चार्ज है जाएगा। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन इसको देते जाओगे वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना जाके कहाँ पर जाएंगे, देखो एक बार तो अंदर जाएंगे लेकिन दोबारा वो क्या आएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे ड्यू टू कूलम्ब रिपल्शन फोर्स। तो समझ आया भी, आप बाहर से जो एक्सटर्नल चार्ज दे रहे हो वो एक्सटर्नल चार्ज इसके अंदर प्रेजेंट ना होके कहाँ पे आता जाता है, सरफेस पे आता रहता है। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रॉन की, और मुझे लगता है समझ भी आ गई होगी भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आप जब देते हो यानी नेगेटिव चार्ज देते हो तो वो क्या होता है, सरफेस पे क्यों आता जाता है। तो अब नेक्स्ट बात आती है, कई स्टूडेंट पूछते हैं सर पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बताओ। तो अब मुझे बताओ कि ये स्फीयर है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर। तो अब इस स्फीयर को आपको क्या करना है, पॉजिटिव चार्ज देना है। तो पॉजिटिव चार्ज आप कैसे देते हो मुझे बताओ। सोचो पॉजिटिव चार्ज, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज करना हो तो आप क्या करोगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे। इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, उसमें से इमिट करवा दोगे इलेक्ट्रॉन, यानी इसको थोड़ा सा क्या कर दो, एनर्जी दे दो, गर्म कर दो इसको। मान लो ये कॉपर का है तो कॉपर को थोड़ा सा गर्म कर दो, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इमिट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, बाहर आएंगे, अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब पॉजिटिव चार्ज, मान लो जब एक ही पॉजिटिव चार्ज था, चलो वो तो मान लिया अभी यहाँ पे रहा, लेकिन जब दूसरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब ये पॉजिटिव चार्ज भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज अंदर बढ़ेगा, मतलब आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते जाओ, ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कहाँ पे एक दूसरे को रिपेल करेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज भी होगा। तो समझ आया, पॉजिटिव चार्ज भी क्या होगा, सरफेस पे आएगा, क्योंकि रिपेल होता है अंदर। तो जब भी आप पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज देते हो वो रिपल्शन के कारण क्या आ जाता है, सरफेस पे आ जाता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते भी सर ये वाला भी चार्ज है ही जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी आप चार्ज में काउंट नहीं करते, क्योंकि ये शेल्स में प्रेजेंट होते हैं या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ना कि फ्रीली स्टेट में होते हैं ये, ठीक है। हाँ अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, मान लो ये कॉपर है, तो इलेक्ट्रॉन जब कॉपर, मान लो एक कॉपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कॉपर पॉजिटिव आयन बन गया, तो मतलब अंदर कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया अंदर। ऐसे कॉपर पॉजिटिव आयन बनते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हर एक पर आता जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्शन के कारण ये वाला चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। समझ आया। अब पढ़ते हैं इसको, जो पूरी कहानी मैंने बताई है वो यहाँ पे है लिखी हुई कि व्हेन वी गिव सम एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चार्ज टू ए कंडक्टर, यानी कि जब अपने क्या करते हैं, किसी कंडक्टर को क्या करते हैं, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं, देन इट विल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द सरफेस बट डज नॉट गोज, ये तो पढ़ लिया था। द रीजन बिहाइंड दैट इनसाइड द कंडक्टर्स ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। एंड इफ़ वी गिव सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दें किसी एक्सटर्नल सोर्स से टू चार्ज इट, देन दीज इलेक्ट्रॉन एक्सर्ट कूलम्ब रिपल्शन फोर्स ऑन दिस चार्ज, यानी जो आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे उस पर क्या लगाएंगे, ये कूलम्ब रिपल्शन फोर्स लगाएंगे। एंड दिस चार्ज या इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट मीन्स दे कम ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी वो कंडक्टर के क्या आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे। समझ आया। अब नेक्स्ट देखो, एक मैं आपको ना आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ, प्रीवियस ईयर यानी काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, लेकिन वो इसी से बेस्ड है। देखो भी, देखने में खिलौना लग रहा है, ठीक है, एक चिड़िया सी लग रही है। तो देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, आप सोच भी नहीं सकते भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसमें ये पूछा था कि ये एक कंडक्टिंग मेटल का बना हुआ टुकड़ा है, कोई चिड़िया की शेप का, ठीक है, मेटल का बना हुआ क्या है, ये एक पीस है, और इस पीस के 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। तो अब अपने इस पीस को क्या करते हैं, चार्ज देते हैं, ये एक्सटर्नल चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, और कंडक्टिंग पीस है ये सारा मेटल का,
ठीक है। तो अब आपसे इसने पूछा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हाईएस्ट किस पॉइंट पे होगी, मतलब ई ए, ई बी और ई सी क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, यानी ई ए, ई बी और ई सी, इन तीनों में से बड़ा कौन सा होगा, कौन सा सबसे छोटा होगा, किसकी वैल्यू सबसे कम होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ लगती है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज जब भी आप देते हो वो सरफेस पे आने की ट्राई करता है। और सरफेस पे देखो स्फीयर में तो क्या होता है, स्फीयर तो ऐसे होता है, स्फीयर का तो जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वो हर एक इसके जो सरफेस वाला पॉइंट है उससे सेम डिस्टेंस पे होता है। तो स्फीयर पे तो क्या होगा, सेम यूनिफॉर्मली चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई और शेप दी हुई हो, जैसे मान लो आप यहाँ पे इसको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हो, पॉजिटिव चार्ज आपने इस चिड़िया को दिया, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तक रिपेल होगा एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे को धक्का मार के और ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाने की ट्राई करेंगे ये दोनों, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला बिंदु है, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट है, वो इसमें ए वाला पॉइंट है, क्योंकि ये चोंच बाहर निकली हुई है, ठीक है ना, ये चोंच क्या है, बाहर निकली हुई है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा चार्ज होगा वो यहाँ आएगा, इस कोने में इकट्ठा हो जाएगा। अब उससे जो कम नोक है, वो कम नोक है इस बी पॉइंट की, और सबसे कम है वो सी पॉइंट की है। तो मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उससे कम बी पर, और उससे कम क्या हो जाएगी, सी पर हो जाएगी। इस टाइप से उसमें आंसर दिया हुआ था। तो आपको याद रखना है कि जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम जाता है। अब देखो मान लो आपको ऐसे कोई शेप दे दें और इसका दे दें ऐसे भी, ऐसे करके कोई शेप दी हुई है आपको, ठीक है। तो अब आपसे इसमें पूछ लें भी यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट इसका मान लो बी है, यहाँ पे इस सरफेस पे है वो, एक बिल्कुल उस कोने में और एक यहाँ पे बी। तो यहाँ पे बताओ भी चार्ज कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, तो आप कहोगे भी सर कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ए पर मैक्सिमम होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ए पर क्या होगी, हाईएस्ट होगी बी के कंपैरिजन में। तभी क्या होता है, आपको डेली लाइफ में इसका एग्जांपल बताता हूँ कि जो फ्रिज होती है ना अपने घरों में, फ्रिज या कूलर के, आप कभी देखना पुराने जो फ्रिज या कूलर होते हैं, देखो नए फ्रिज या कूलर में तो ऐसा नहीं होता, पुराने फ्रिज या कूलर में क्या होता है कि कई बार उसके किनारे पर आपका हाथ लग जाता है, जैसे जो उसका कॉर्नर होता है ना, जैसे कॉर्नर बहुत सारे होते हैं, जैसे मान लो आप बर्फ़ निकाल रहे हो तो उसके कॉर्नर पर अगर मान लो हाथ लग जाए तो आपको करंट सा लगता है, या फिर कूलर के भी ऐसे ही होता है, करंट सा आपको फील होता है। तो वो करंट इसी कारण फील होता है क्योंकि जो क्या होते हैं बिल्कुल, यानी तीखे किनारे होते हैं, ठीक है ना, तीखे होते हैं जो किनारे बिल्कुल, वहाँ पे चार्ज क्या होता है सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जो बिल्कुल ऐसे तीखा होगा तो चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी चार्ज ज़्यादा आने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी, और आप जब वहाँ पे हाथ लगाते हो तो आपको करंट लगता है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो तभी ऐसा होता है, ठीक है। कईयों ने महसूस की होगी ये घटना, तभी आपको बताइए। तो एक आपको रीज़न समझ में आ गया इसका, अब दूसरे रीज़न पर चलते हैं। तो देखो पहले रीज़न से अपने को पता लग गया भी इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज़ नॉट प्रेजेंट, कि चार्ज के अंदर कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो अगर मान भी लें, अपने ऐसा मान लें कि जो आपका कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो। अब देखो अगर अपने मान भी लें कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होता, अभी कुछ चार्ज क्या हुआ कंडक्टर के अंदर चला गया, ठीक है। तो तब क्या होगा उस कंडीशन में, वो कंडीशन देखो सेटिस्फाई होती है नहीं, भी मान लिया कि आपने कुछ इसको नेगेटिव चार्ज दिया और वो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ इसके अंदर कुछ फैल गया, ठीक है। आपने एक इलेक्ट्रॉन दिए, वो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। तो जब इलेक्ट्रॉन जब अंदर जाएंगे, मतलब नेगेटिव चार्ज अंदर जाएगा, तो ई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्योंकि देखो चार्ज प्रेजेंट होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, मतलब इसमें क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इन चार्जेस पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। जो ये चार्ज इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके कारण क्या करेंगे, मूव करेंगे इधर उधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी क्यू चार्ज हो अगर मान लो, तो क्यू चार्ज पे F इज इक्वल टू क्यू ही फोर्स लगाता है। ये फोर्स आपने पढ़ा हुआ है। तो ये फोर्स लगाता है, तो ये फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलना मूव करेंगे, भागना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब भागेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का चलना क्या होता है, करंट उसको बोल देते हैं। तो अब देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप कोई एनर्जी दे रहे हो क्या,
एनर्जी बिल्कुल नहीं दे रहे इसको, ओनली चार्ज दे रहे हो इसको। भाई आपने एक इलेक्ट्रॉन उठा के और इसको दे दिया, तो कोई एनर्जी दी क्या आपने? नहीं दी। लेकिन फिर भी अपने को एनर्जी कोई नहीं प्रोवाइड की, लेकिन फिर भी अपने को करंट मिल रहा है। करंट एक टाइप की इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। तो विदाउट कोई एनर्जी देने से एनर्जी जनरेट हो रही है ऑटोमेटिक से, तो एनर्जी जनरेट हो सकती है क्या? तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ फॉलो यहाँ पे नहीं होगा। एनर्जी नीदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही अपने क्रिएट कर सकते हैं, ना ही अपने डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी एनर्जी को अपने क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ पॉसिबल तब है जब आप इसको बाहर से कोई एनर्जी दो, लेकिन अपने एनर्जी ना दे के क्या दे रहे हैं? इसे चार्ज दे रहे हैं। अब अगर आप में से कईयों के मन में डाउट हो भी सर चार्ज भी एक एनर्जी होती है, तो मुझे बता देना भी क्यों होती है, उसका रीज़न दे देना। ठीक है, कोई फार्मूला बता देना जो चार्ज को एनर्जी में कन्वर्ट करता हो। तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, चार्ज ओनली चार्ज होगा। चार्ज को मूव करवा दोगे तब एनर्जी हो सकती है, लेकिन आप चार्ज दे रहे हो ओनली, तो आप विदाउट एनर्जी दिए हुए अपने को एनर्जी मिल रही है, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। मतलब चार्ज जो कंडक्टर होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर हमेशा ज़ीरो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द अनदर रीज़न दैट इफ़ वी एज्यूम दैट इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉट ज़ीरो, जीरो नहीं है, देन इफ़ वी गिव सम एक्स्ट्रा चार्ज टू इट्स कंडक्टर टू दिस कंडक्टर, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन, यानी इस इलेक्ट्रॉन जो आप इसको प्रोवाइड करोगे उस पर क्या करेगा? ये फोर्स लगाएगा एंड दे विल मूव, और वो मूव करेंगे। बाय दिस मूविंग इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी इज जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्टिंग अनदर एनर्जी, यानी कि एनर्जी आप तभी जनरेट कर सकते हो जब कोई अदर एनर्जी को आप कन्वर्ट करो। कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी, जनरेट आप नहीं कर सकते अपनी तरफ से। बट हेयर वी विल गिव चार्ज टू द कंडक्टर नॉट एनर्जी, लेकिन यहाँ पे अपने जो कंडक्टर को क्या दे रहे हैं? चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। सो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर क्या होगी? जीरो होगी। इट मीन्स नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर, यानी चार्ज के अंदर कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको, दो रीज़न पता लगे। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसका फॉर्मूला ग्राफ देखो, वो सारा कुछ आपका क्या होगा? सेम एज फॉर्मूला एंड ग्राफ ऑफ होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, यानी जो आप स्फेरिकल शेल वाला टॉपिक करके आए हो ना, वो सारा टॉपिक ही यहाँ भी आएगा, वो सारे पॉइंट ही आपको लेने पड़ेंगे। बिल्कुल सेम डेरिवेशन होगा, बस फ़र्क क्या आएगा? जहाँ पे आप होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल लिख रहे थे, वहाँ पर आपको कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर लिखना पड़ेगा। बस इतना चेंज आएगा डेरिवेशन में, और कोई चेंज नहीं आएगा। थ्योरी में भी जहाँ पे आपको क्या दिख रहा हो, होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल, वहाँ लिख दोगे, क्योंकि होलो स्फीयर के भी क्या होता है? अंदर जो चार्ज होता है, अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। और कंडक्टिंग स्फीयर की भी अंदर चार्ज की वैल्यू ज़ीरो, ओनली सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सारे फॉर्मूले सेम करने। देखो पेपर में ऐसे नहीं लिखोगे कि सेम एज, पेपर में आपको सब कुछ डेरिवेशन करके दिखाना पड़ेगा। तो ये था आपका टॉपिक। अब देखो एक फर्स्ट चैप्टर से टॉपिक है, वो भी आपको मैं यहाँ रीज़न समझा देता हूँ, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड है। देखो उस टॉपिक में मैंने क्या है कि आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो अगर अपने क्या करें कि मान लो आपके पास दो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके बीच क्या हो जाता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऐसे करके, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमिट होती हैं और नेगेटिव में एंटर करती हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर तो अपने कोई और मीडियम रख दें, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो एप्सिलॉन आर टाइम्स क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। लेकिन जब मैंने बताया था कि यहाँ पे इस मान लो प्लेट्स के बिटवीन अपने एक कंडक्टिंग मीडियम रख दें, या आपको क्वेश्चन भी वहाँ पे करवाया था फर्स्ट चैप्टर में कि जब कोई
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच कूलम फोर्स लग रहा है, उसके बीच अपने कंडक्टर मीडियम रख दें, तो कंडक्टर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, तो फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। मतलब आप यहाँ पे कोई कंडक्टर मीडियम रख दो तो कंडक्टर के रखने से आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा दोनों प्लेट्स के बिटवीन। अब ये जीरो क्यों होता है वो भी आपको इसी के बेसिस पर मैं बताता हूँ, बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है, समझो उसे। देखो आपको क्या है इसमें डायग्राम में कि दो प्लेट्स गिवन है और उन दोनों प्लेट्स में एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे आपने जो चार्ज है वो कैसा गिवन है, नेगेटिव चार्ज गिवन है इस पे, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर ऐसे प्लेट्स को अपने दे दें और उनको कुछ डिस्टेंस पे रख दें तो उनके बीच क्या बन जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। हालांकि ये ब्लू कलर वाली लाइंस मुझे सारे में दिखानी चाहिए थी, लेकिन अपने को यहाँ पे मीडियम थोड़ा सा प्रेजेंट करना है, मीडियम दिखाना है यहाँ पे कंडक्टिंग, तभी मैंने जगह खाली छोड़ी हुई है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे यानी जो कंडक्टर है, ये जो बीच वाली जगह है यहाँ पे फैला हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे पास आउट हो रही हैं, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं कि इसके बिटवीन एक कंडक्टिंग मीडियम प्लेस कर देते हैं। अब देखो क्या किया है, ये जो ब्राउन कलर का यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये एक कंडक्टिंग मीडियम है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन अपने को बताते हैं कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जब यहाँ पे ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, और बीच में आपने कंडक्टिंग मीडियम रख दिया और उसमें ये चार्ज प्रेजेंट है, ये चार्ज ही है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ई चार्ज होता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लगाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, फोर्स लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण, वो किस साइड लगेगा, बता सकते हो किस साइड लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होंगे, इस साइड क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब क्या आ जाएंगे, इस सरफेस पे आ जाएंगे, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज के पास आ जाएंगे। ये जो मैं पिंक कलर में शो कर रहा हूँ ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो गए, यहाँ पे आ गए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इनको अट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स। तो नेगेटिव चार्ज तो इधर आ गया। तो अब आपको पता है कि अगर मान लो ये कॉपर है और कॉपर में से इलेक्ट्रॉन, आपको मैंने ये भी बताया कि ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इमिट हो जाता है कॉपर में से, तो ये कॉपर प्लस आयन बन जाता है। अब ये इस पर चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, इमिट कर देता है। तो अब होगा क्या कि जो इसमें क्या होंगे कि जो कॉपर प्लस आयन बनेंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा, वो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। कहाँ पे आएगा, इस साइड आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी आप यहाँ पे शो करते हो पॉजिटिव चार्ज। तो अब होगा क्या, देखो कंडक्टर के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही यानी ज़बरदस्त चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, वो देखो कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया, भी इधर पॉजिटिव चार्ज था और इधर नेगेटिव था, लेकिन कंडक्टर के अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। उसकी डायरेक्शन क्या है, जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन है। ये देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड ही होती है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर इसमें क्या है कि मैं मान लूँ कि ई डैश इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था और ये जो ई डैश था, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट होता है वो चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज को ये क्या करता है, इस कंडक्टर में से निकाल लेता है। मतलब ई और ई डैश की वैल्यू सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है दोनों की। जो ई डैश है उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, जो ई है उसकी डायरेक्शन ये वाली थी। तो दोनों की वैल्यू सेम है। मान लो इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू भी 10 है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो आप क्या करोगे, नेट जो इंटेंसिटी आएगी, ई की वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तभी अपने बोलते हैं कि जो कंडक्टिंग प्लेट्स, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बिटवीन आपने कंडक्टिंग मीडियम रख दिया, तो वो कंडक्टिंग मीडियम ई को 0 कर देता है। ई को 0 इस कारण ही करता है वो। इसका आगे यूज भी आएगा। ये थोड़ा सा टॉपिक मैंने हट के बता दिया, ये अपने फिजिक्स में यूज आएगा टॉपिक, क्योंकि अब इसके साथ ही चल रहा था तो मैंने आपको यहाँ पे चलता हुआ करवा दिया। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये था अपना आज का टॉपिक। मैंने आपको अपने तरीके से, अच्छे तरीके से, जितना हो सके बढ़िया तरीके से करवाने की ट्राई किया है। अगर आपको समझ नहीं आता तो क्या करो, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो,
2-3 बार देखोगे एक चीज़ को, बार बार देखोगे तो वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो बाकी कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो मुझसे पूछ सकते हो आप। और नए आज की ये वीडियो आपको अभी मैं थोड़े टाइम बाद यानी रात को मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो कल मॉर्निंग आपको मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।